प्यारे विद्यार्थियों, सावित्रीबाई फुले पर्यावरण और शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में मैं महावीर शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछली क्लास तक हम अध्ययन कर चुके थे कि कैसे अंग्रेज़ों द्वारा दक्षिणी भारत में पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना नियंत्रण स्थापित किया गया। उसके बाद मैसूर राज्य पर और मैसूर के बाद मराठाओं पर कैसे अंग्रेज़ों द्वारा नियंत्रण स्थापित कर इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया गया। विद्यार्थियों, अब अंग्रेज़ों की नज़र जो थी वह उत्तरी भारत पर थी, क्योंकि दक्षिणी भारत पर एक तरह से बड़े बड़े राज्यों पर अंग्रेज अपना नियंत्रण स्थापित कर चुके थे। वही कर्नाटक वैसे ही शुरू से अंग्रेजों के साथ में था। तो अब अंग्रेजों की साम्राज्यवादी व धन लोलुपता या धन लालसा की नीति के तहत अंग्रेजों ने अब उत्तरी भारत में अपना हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। तो इसी के तहत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिंध का विलय। सिंध के विलय का अध्ययन करने से पहले हम सिंध की स्थिति को जान लेते हैं। विद्यार्थियों, यह आपके वर्तमान राजस्थान की स्थिति है और यह आपका भारत है। सिंध प्रांत जो पहले भारत के अंदर आता था वह वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र कहलाता है, सिंध। और पहले जो पंजाब की स्थिति थी वो यहाँ थी और यहाँ पर आपका बलूचिस्तान और फिर ईरान और यहाँ पर अफगानिस्तान। तो अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र को जीतने या इस पर अधिकार करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वह इसकी भौगोलिक स्थिति थी, क्योंकि सिंध का जो क्षेत्र था उस पर फ्रांसीसियों, अफगानिस्तान, ईरान और रूस का प्रभाव कहीं बढ़ न जाए या यह देश सिंध से दोस्ती कर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कार्य न करे, इस उद्देश्य से अंग्रेजों ने सबसे पहले उत्तरी भारत के अंदर सिंध पर अपना नियंत्रण करना उचित समझा। तो विद्यार्थियों, आपको इस मैप के माध्यम से सिंध की स्थिति पता चल गई होगी, जो कि पहले भारत का ही एक हिस्सा था। अब हम अध्ययन करते हैं सिंध का विलय। तो देखिएगा, 18वीं शताब्दी में सिंध पर कल्लोरा सरदार राज्य करते थे, यानी कल्लोरा राजवंश था वह यहाँ पर राज्य करता था। परंतु 1783 ईस्वी में मीर फतेह अली खां ने सिंध पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सन 1800 में मीर फतेह अली खां की मृत्यु हो गई, यानी कि सिंध पर जो पहले कल्लोरा सरदार राज्य करते थे, बाद में 1783 में मीर फतेह अली खां के द्वारा सिंध पर आक्रमण कर सिंध पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उसके बाद यह ज़्यादा वर्ष तक शासन नहीं कर सका और 1800 में इसकी मृत्यु हो जाती है फतेह अली खां की। उसके बाद क्या होता है, इसके भाइयों
जिनकी संख्या 4 थी, इसलिए इनको 4 यार या 4 मित्र कहा जाता था। इन चारों भाइयों ने मिलकर सिंध को आपस में बांट लिया और अब इनको जो उपाधि मिली वह अमीर की उपाधि मिली और अब ये सिंध के अमीर कहलाने लगे। अंग्रेजों ने 1809 में सिंध के अमीरों के साथ एक शाश्वत मित्रता की संधि की, यानी सिंध के साथ ऐसे ही अंग्रेजों के द्वारा मित्रतावश एक संधि की गई, जिसके जाल में सिंध आगे से आगे उलझता जाता है और एक समय बाद सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब जो संधि की गई थी उनके द्वारा मित्रतावश, उस संधि में केवल यही निश्चित किया गया था कि फ्रांसीसियों को सिंध में बसने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेजों के सामने थी कि वापस फ्रांसीसी शक्ति कहीं भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर दे। इसलिए जो पहली ही संधि की गई उसमें सिंध को बॉन्डेड किया गया कि फ्रांसीसियों को सिंध में बसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब देखिए 1832 में विलियम बेंटिंक ने कर्नल पॉन्टिंगर के माध्यम से सिंध के अमीरों को अंग्रेजों के साथ एक नई व्यापार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। 1832 में एक गवर्नर जनरल और आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसने भी सिंध पर एक संधि थोपी और उनको उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। अब देखते हैं इस संधि में क्या था कि अंग्रेजों ने सिंध में अनेक महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त किया, यानी कि इस संधि के तहत अंग्रेजों ने सिंध के अंदर व्यापार करने की सुविधाएं प्राप्त की। इस संधि के प्रावधान के तहत कर्नल पॉन्टिंगर को संधि में अंग्रेजों के राजनीतिक एजेंट के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अब देखिए इसी समय महाराजा रंजीत सिंह सिंध पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। अब ये महाराजा रंजीत सिंह है, वह विद्यार्थियों पंजाब प्रांत में शासन करता था और रंजीत सिंह सिंध पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। अब सिंध के अमीरों द्वारा मजबूरीवश अंग्रेजों से वापस एक संधि की जाएगी। देखिएगा रंजीत सिंह सिंध पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। इस आक्रमण से रक्षा के लिए कंपनी ने सिंध के अमीरों को एक नई सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, यानी कि अंग्रेजों ने देखा मौका अच्छा है और अब हम एक और संधि सिंध पर थोप देते हैं, और यह सबसे बड़ी संधि थी जिससे लास्ट तक सिंध के अमीर उबर नहीं पाए और अंग्रेजों द्वारा अमीरों को डराया गया कि महाराजा रंजीत सिंह सिंध पर अधिकार कर लेगा, इसलिए आप अगर हमारे साथ संधि करेंगे तो हम हमारी सेना सिंध की रक्षा के लिए भेज देंगे। इस तरह से संधि करने के लिए सिंध के अमीरों को बाध्य किया गया और सिंध के अमीरों ने न चाहते हुए भी 1832 में अंग्रेजों के साथ एक और संधि कर ली। इस संधि के द्वारा सिंध में सहायक सेना तैनात कर दी गई। इसके अलावा सिंध के
के अमीरों ने अपने और सिखों के मध्य अपने संबंधों में कंपनी की मध्यस्थता को भी स्वीकार किया। यानी कि संधि के तहत अंग्रेजों ने सिंध की रक्षा के लिए एक सहायक सेना सिंध के अंदर तैनात कर दी। इसके अलावा अमीरों ने यह तय किया कि हमारे और पंजाब के मध्य, पंजाब में जो सिख शासन करते थे, तो हमारे और सिखों के मध्य जो भी संबंध या समझौता होगा उसमें मध्यस्थ कौन रहेंगे? अंग्रेज। और इसी समझौते के तहत फरवरी 1839 में सिंध के अमीरों और अंग्रेजों के मध्य एक नई संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के अनुसार शिकारपुर और बक्कर के स्थानों पर सहायक सेना तैनात की गई। इसके बदले अमीर को 3 लाख रुपया वार्षिक कंपनी को देने के लिए बाध्य किया गया तथा आंग्ल अफगान युद्ध के समय भी सिंध के अमीरों को अंग्रेजी सेना की सहायता का भार उठाना पड़ा। अब रंजीत सिंह के विरुद्ध सहायता अंग्रेजों द्वारा की गई। उसके बदले अंग्रेजों ने शिकारपुर और बक्कर पर अपनी सहायक सेना तैनात की और अमीरों से उसने 3 लाख रुपए वार्षिक 3 लाख रुपए वार्षिक कंपनी द्वारा अमीरों से लिए गए कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे 3 लाख रुपए के बदले। और बाद में इस संधि में अंग्रेज ऐसे उलझाते हैं अमीरों को कि एक आंग्ल अफगान युद्ध और होता है अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच, जिसका खर्च भी सारा अमीरों पर थोप दिया गया। तो ये आंग्ल अफगान युद्ध जो है विद्यार्थियों, ये आपके अलग से एक टॉपिक है जिसका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे कि कैसे अंग्रेजों और अफगान के बीच संघर्ष हुआ। अब देखिए 1842 में ओकलैंड के स्थान पर लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया। अब देखिए, अब गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो को नियुक्त किया गया और उसने आते ही मेजर आउट्रम के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को सिंध में कंपनी का रेजिडेंट नियुक्त किया और उसे पूर्ण सैनिक और असैनिक अधिकार प्रदान किए। एलनबरो द्वारा उत्तरी और दक्षिणी सिंध की सेना भी उसके अधीन कर दी गई। लॉर्ड एलनबरो ने सिंध के अमीरों को एक नई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। इस संधि में भविष्य के लिए अधिक प्रतिभूति यानी सुरक्षा और कुछ प्रदेशों की मांग की गई। इसी समय सिंध में उत्तराधिकार का संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। अब देखिए, एक तरफ से एलनबरो द्वारा एक नई संधि और थोप दी गई सिंध पर और दूसरी तरफ सिंध के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष भी प्रारंभ हो गया और इसी का फायदा अंग्रेज उठाएंगे और सिंध पर अपना अधिकार कर लेंगे। अब देखिए, अंग्रेजों ने अपने पुराने सरदार मीर फतेह अली खां के भाई अली मुराद का समर्थन किया, न कि मीर फतेह अली खां के पुत्रों का। यानी कि अंग्रेज इतने चालाक थे, जब संधियाँ करनी थी तो चारों पुत्रों से संधियाँ कर ली और जब पता चला कि अली मुराद
मीर फतेह अली खां के पुत्रों के खिलाफ है और उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो उन्होंने मीर फतेह अली खां के पुत्रों के को सहयोग करने के बजाय किसको सहयोग किया? मीर फतेह अली खां के भाई को, अली मुराद को। और यह संघर्ष शीघ्र ही आंग्ल सिंध युद्ध में तब्दील हो गया, यानी कि अब अंग्रेज विभिन्न प्रकार के आरोप सिंध के अमीरों पर लगाकर एक तरह से बहाना करके सिंध पर आक्रमण कर देते हैं और अगस्त 1843 तक सिंध के समस्त भूभाग को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। यानी कि अंग्रेज इतने चालाक थे कि उनको येन केन प्रकारेण भारत के विभिन्न प्रांतों पर अधिकार करना था और उसमें वो धीरे धीरे कामयाब भी होते जा रहे थे, जिसका एक उदाहरण सिंध का है कि कैसे सिंध पर विभिन्न प्रकार की संधियाँ थोप कर और सिंध की आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर अंग्रेजों द्वारा सिंध के पूरे भूभाग को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब देखिए, सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किए गए साधनों की इतिहासकारों ने कटु आलोचना की है। वास्तव में सिंध के माध्यम से अंग्रेज अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे, जिससे भारत को रूसी प्रभाव से बचाया जा सके। यानी कि इतिहासकारों का मत है कि अंग्रेजों को सिंध से कोई लेना देना नहीं था। सिंध पर ये इसलिए अधिकार करना चाहते थे कि वह इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि सिंध पर अधिकार करने की वजह से अंग्रेज अफगानिस्तान तक अपना अधिकार करना चाहते थे। और एक दूसरा कारण जो था कि यहाँ पर रूस स्थित है कि रूसी प्रभाव से भारत को बचाया जा सके। इसके अलावा सिंध की मरुभूमि का अपार सामरिक महत्व भी था। रूस और ईरान की भारत पर संभावित आक्रमण कार्रवाइयों के विरुद्ध सिंध को एक आधार के रूप में प्रयोग किया गया। यानी कि सिंध रूस, ईरान व अफगानिस्तान की संभावित आक्रमण का मुख्य प्रवेश द्वार था। रूस अफगानिस्तान व ईरान को असफल करने के लिए सिंध पर नियंत्रण आवश्यक था। यानी कि विद्यार्थियों, मैंने पहले ही बताया आपको कि सिंध रूस या ऊपर की तरफ रूस है, रूस, ईरान, ये आपका ईरान है, और अफगानिस्तान या अफगानिस्तान, ये तीनों ही देश अगर भारत पर आक्रमण करना चाहते तो उनका प्रवेश द्वार था वह सिंध ही था। इस कारण से रूस, अफगानिस्तान व ईरान को असफल करने के लिए अंग्रेजों ने सिंध पर नियंत्रण करना आवश्यक समझा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विभिन्न प्रकार की संधियाँ थोपकर उस पर नियंत्रण किया जाता है। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो में मैंने बताया था कि अलग से आपके टॉपिक है। इसके बाद सिंध को जैसे ही अंग्रेज जीत लेते हैं तो उनकी नज़र अब
अब अफ़गानिस्तान पर होती है तो आगे अपने को देखने को मिलेगा आंग्ल अफ़गान संघर्ष, जिसका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।